चलिए आप शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, मिले सुर मेरा तुम्हारा। क्या पढ़ेंगे? मिले सुर मेरा तुम्हारा, जो भारत देश के एक प्रसिद्ध संगीतकार जिसका नाम है पंडित भीमसेन जोशी, जिसके बारे में ये चैप्टर है। तो उनके बारे में आज कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर? आप जानते ही है कि भारत में शास्त्रीय गायन की एक अद्भुत परंपरा रही है। यानी कि जो भारतीय संगीत है तो उसे कहते हैं शास्त्रीय संगीत, यानी कि उसकी एक अद्भुत परंपरा, यानी कि बहुत ही अच्छी परंपरा समृद्ध है। यानी कि भारत में शास्त्रीय संगीतकारों में बहुत बड़े बड़े अच्छे कलाकार हो चुके हैं। प्राचीन काल से आज तक हमारे देश में ऐसे कई गायक हुए हैं जिन्होंने अपनी गायकी से पीढ़ियों का मन मोह लेने में सफलता पाई है। यानी कि प्राचीन समय से हमारे देश में ऐसे कई संगीतकार और ऐसे कई गायक कलाकार रह चुके हैं जिन्होंने अपनी गायकी से पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है और पूरी दुनिया की ऑडियंस का मन उन्होंने मोह लिया है। यानी कि इतना अद्भुत वो गाते थे और इतना सुंदर वो संगीत बजाते थे तो पूरी दुनिया उनको सुनती रहती और देखती रहती कि ये कैसे कर लेते हैं। तो ऐसे हमारा देश का शास्त्रीय संगीत एक समृद्ध है, यानी कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर है, मधुर भी कह सकते हैं हम। तो उसी में से एक संगीतकार और एक गायककार है पंडित भीमसेन जोशी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बारे में ये चैप्टर है, जिसका जन्म 4 फरवरी 1922 में हुआ था। आगे चलते हैं कि पाठ प्रवेश में कि महान शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी का गायन आरंभ होते ही श्रोता मंत्र मुग्ध होकर उनकी स्वर लहरी में गोता लगाने लगते थे। यानी कि महान शास्त्रीय संगीतकार और गायककार पंडित भीमसेन जोशी जब गाना शुरू करते थे, संगीत बजाना शुरू करते थे, तो जो श्रोता यानी कि उनको सुनने वाले ऑडियंस, जो उनको सुनने वाले होते थे वो एकदम मंत्रमुग्ध, यानी कि बहुत ही उनको अच्छा लगता था, एकदम चुप होकर सब कुछ सुनते थे और सब ये सोचते थे कि इतना अच्छा कैसे गा लेते हैं। तो उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि उनकी प्रशंसा पूरी दुनिया में होती थी। तो ऐसे उनकी स्वर लहरी, यानी कि उनके संगीत में, उनकी आवाज में सभी श्रोता खोकर रह जाते, यानी कि वो इतना अच्छा गाते थे। 11 वर्ष की उम्र में गायन सीखने घर से निकले भीमसेन जोशी की अथक संगीत साधना और उनकी उपलब्धियों का परिचय देता यह पाठ किसी के लिए भी प्रेरणा स्रोत हो सकता है। यानी कि उनको पहले से जीवन में जब छोटे थे तभी से उन्होंने मन में तय कर लिया कि मुझे गायकी सीखनी है, मुझे संगीत सीखना है, मुझे इसी दिशा में आगे बढ़ना है। तो मात्र 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और संगीत सीखने के लिए पूरे भारत में अलग अलग गुरुओं के पास वो घूमते रहे और कई गुरुओं के पास उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की और अथाग मेहनत और परिश्रम से उन्होंने अपनी गायकी को एक उम्दा और बेहतरीन गायकी बनाई। तो उसी के बारे में ये चैप्टर है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि उत्तरी कर्नाटक के गडाग में जन्मे पंडित भीमसेन जोशी को संगीत बचपन से ही आकर्षित करने लगा था। यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये कर्नाटक का एक गडाग नाम का गांव, वहां पर पंडित भीमसेन जोशी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922, 1922, तब उनका जन्म गडाग जिले में, यानी कि गडाग नाम के गांव में, कर्नाटक का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर हुआ था। और यहाँ पर यह भी बताया कि बचपन से जब, यानी कि वो छोटे थे तभी से उनको संगीत बहुत ही ज्यादा पसंद था। यानी कि बचपन से उनको संगीत
अपनी तरफ आकर्षित करने लगा था। इसलिए छोटी सी उम्र में ही वो संगीत के दीवाने हो चुके थे। आगे कहते हैं कि एक बार स्कूल जाते समय रिकॉर्डों की एक दुकान पर उन्होंने राग झिंझोटी में उस्ताद अब्दुल करीम खां की सुमधुर गायकी सुनी। उन्हें तभी लग गया कि अब और कुछ नहीं बनना, बस गाना ही सीखना है। यानी कि संगीत तो पहले से उनको अच्छा लगता था, लेकिन अपने आप को एक उम्दा गायक कलाकार बनाना, पूरे भारत में नाम कमाना और गायकी के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना, ये उन्होंने कब तय किया? तो कहते हैं कि एक बार जब वो स्कूल जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो वहां पर रिकॉर्ड की दुकान यानी कि देखो, आज से तकरीबन 60-70 साल पहले आज की तरह सीडी या डीवीडी या अब हम MP3 में सुनते मेमोरी कार्ड में, वो सब नहीं था। तब एक बड़ी सी रिकॉर्ड आती थी, जैसे सीडी आती है ना, उसकी तरह बड़ी होती थी, ब्लैक कलर की। तो वो बजाते थे, उसमें गाने रिकॉर्ड किए जाते थे। बहुत ज्यादा गाने उसमें आते नहीं थे। तो उस रिकॉर्डों की एक दुकान थी जो बेचते लोगों को संगीत, जो जैसे कि अभी हम सीडी डीवीडी खरीदते हैं, वैसे उस समय एक दुकान पर रिकॉर्ड बेचे जाते थे। तो वहां पर वो रिकॉर्डों में एक रिकॉर्ड बज रही थी। और उसमें आवाज किसकी थी? तो कि उस्ताद अब्दुल करीम खां वो गा रहे थे। और कौन सा संगीत में गा रहे? संगीत में राग झिंझोटी। देखो, संगीत में भी अलग अलग राग होते हैं, तो उसी तरह से वो उस्ताद अब्दुल करीम खां राग झिंझोटी गा रहे थे। तो जब पंडित भीमसेन जोशी वहां से गुजरे, तो उस रिकॉर्ड की दुकान के पास जाते समय वो आवाज उन्होंने सुनी। इसकी आवाज सुनी तो वो उस्ताद अब्दुल करीम खां की, और उनको ये आवाज इतनी अच्छी लगी कि वो बस तभी से तय कर लिया कि अब मुझे और कुछ नहीं बनना, मुझे गायकी ही सीखनी है, कि मुझे अब गायकी में ही आगे बढ़ना है और मुझे सिर्फ गाना ही सीखना है, मुझे अब संगीत ही सीखना है। यानी कि वो आवाज उनको इतनी अच्छी लगी कि तभी से उन्होंने तय कर लिया कि मैं अब और कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ गायकी सीखूंगा, संगीत सीखूंगा। तो तभी से उन्होंने मन में तय कर लिया कि मैं एक गायक बनूंगा। बचपन में ही जब संगीत उन्होंने सुना, किसकी आवाज सुनकर तय किया? तो वो याद रखो, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उस्ताद अब्दुल करीम खां की कब सुनी? तो कि जब स्कूल में जा रहे थे तब। कौन सी आवाज में सुनी? तो कि राग झिंझोटी उस्ताद अब्दुल करीम खां गा रहे थे। बहुत ही कठिन राग होता है। देखो, ऐसे ऐसे राग है जो हर एक संगीतकार को नहीं आता, हर एक गायक कलाकार को नहीं आता। इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही अच्छे अच्छे गुरुओं के पास सीखना पड़ता है, तब ये सारे राग आप अच्छी तरह से गा सकते हो। बहुत ही कठिन राग होते हैं। आप जब स्कूल शुरू हो तब एक बार ऐसा करना कि आप जब राहुल सर के पास पढ़ रहे हो तो उनके बारे में उनको ये सारे राग पता होंगे, क्योंकि वो संगीत के टीचर है, तो संगीत के बारे में वो मुझसे कई ज्यादा नॉलेज रखते हैं। तो जब स्कूल शुरू हो तो अब राहुल सर को याद करके ये चैप्टर बताना और उनको बताना कि इसमें जो जो राग आते हैं वो कैसे होते हैं, कि वो कैसे गाए जा सकते, तो वो आपको बेटर तरीके से समझा पाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। ये सारे सवाल राग के बारे में आप राहुल सर से पूछेंगे, वो आपको मुझसे बेटर समझाएंगे। आगे कहते हैं कि संगीत की शिक्षा हासिल करने हेतु गुरु की तलाश में वे घर से निकल पड़े। यानी कि तय तो कर लिया कि मुझे अब संगीत सीखना है, लेकिन देखो वो बहुत गरीब इंसान थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो अब घर से तो निकल पड़े। तो लेकिन किसके पास जाए? 11 साल की उम्र में थे, तो बड़ी उम्र नहीं होती, आप ही की उम्र के समझो, क्योंकि आप भी अब 10-11 साल के तो हो ही गए। तो उतनी उम्र में इतने पैसे नहीं होते, ना ही इतनी ज्यादा समझ होती है कि किस गुरु के पास जाए जो मुझे अच्छी तरह से संगीत सिखा पाए।
तो वो संगीत सीखने के लिए घर से तो निकल पड़े, लेकिन कहाँ जाए, गुरु की तलाश, यानी कि उसको ढूंढना पड़ता है कि किसके पास सीखने जाए। या आज की तरह तो अब देखो, आजकल तो हम स्कूल जाना चाहते तो स्कूल के बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, उसका नाम नेम प्लेट लिखा होता है, लेकिन किसी एक गुरु के पास जाना तो उसका तो पता भी नहीं होता किसे संगीत अच्छा आता है, कौन मुझे सिखाएगा। तो वो अब तलाशना बाकी रह पड़ा, और तलाश के लिए वो घर से निकले कि कोई अच्छा गुरु मिले जो मुझे अच्छी तरह से संगीत सिखाए। अब किराए वगैरह के लिए उनकी जेब में पैसे तक नहीं थे। अब देखो, घर से तो निकल पड़े, अब गांव में तो कोई टीचर रहता नहीं होगा जो अच्छी तरह से संगीत सिखा पाए, तो दूसरे गांव जाना पड़ेगा। तो दूसरे गांव जाने के लिए पैसे लगते हैं, बस में बैठे या ट्रेन में बैठे, तो उसके लिए किराया चाहिए। तो किराए के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। उन्हें भरोसा था अपनी गायकी पर। उस उम्र में भी वे इतना अच्छा गाने लगे थे कि अपनी जरूरतों के लिए कुछ पैसे कमा सके। अब देखो, एक आइडिया लगाया, सोच रखी कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मेरा गला अच्छा है, मैं अच्छी तरह से गा सकता हूँ। तो उस छोटी सी उम्र में भी, अभी जब किसी गुरु के पास सीखे नहीं थे तब भी वो अच्छा गा लेते थे, तो अपनी गायकी पर उन्हें विश्वास था, आत्मविश्वास था कि मैं कहीं भी अगर जाऊंगा और थोड़ा बहुत गाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, लोग मुझे पैसे देंगे, तो उसी पैसे से मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊंगा या फिर खाने पीने के लिए जो जरूरत होगी वो मेरी पूरी हो जाएगी। यानी कि अपने लिए पैसों का इंतजाम भी वो उस उम्र में खुद ही करते थे। अपने माता पिता के पास उन्होंने पैसे मांगे नहीं थे, यानी कि खुद कई जगह जाके वो गाना गाते थे और उस गायकी के लिए उन्हें पैसे मिलते थे। तो उस पैसों से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते और खाने के लिए या पानी के लिए जो जरूरत होती वो उसी पैसों से वो पूरी करते। आगे कहते हैं कि संगीत सीखने के लिए वह युवा गायक खूब घुमा भटका, यानी कि एक जगह जाए गए और पूरा पढ़ लिया, पूरा संगीत सीख लिया, ऐसा नहीं है। संगीत सीखने के लिए वो पूरे भारतवर्ष में, यानी कि पूरे भारत देश में एक जगह से दूसरी जगह बहुत घूमे हो, कि कई अच्छे अच्छे संगीतकारों के पास हो गए और उनको सीखने की कोशिश की, तो वो कुछ सिखाते, कुछ चीजें उनको नहीं आती तो वो दूसरे के पास जाते। जैसे कि आपके स्कूल में हम पढ़ाते हैं तो हर एक सब्जेक्ट आपको एक टीचर तो नहीं पढ़ाता, हर टीचर की एक अलग अलग मास्टरी होती है। कि भाई जैसे कि मैं आपको संस्कृत और हिंदी पढ़ाता हूँ, आप इंग्लिश किसी और टीचर के पास सीखते हैं, मैथ साइंस किसी और टीचर के पास सीखते हैं। तो उसी तरह से संगीत भी बहुत बड़ा नॉलेज है, तो उसमें भी बहुत सारा अलग अलग ज्ञान होता है। तो एक इंसान के पास वो सब कुछ नहीं हो सकता, तो अलग अलग इंसान अलग अलग जगह रहते हैं, तो अलग अलग जगह सीखने के लिए वो बहुत देश, भारत देश में अलग अलग जगह घूमे और भटके। आगे कहते हैं, अब कहाँ कहाँ है वो सीखने के लिए गए, तो कि पुणे, मुंबई, ग्वालियर, लखनऊ, रामपुर, कोलकाता, दिल्ली, जालंधर और न जाने कहाँ कहाँ। यानी कि देखो किस किस जगह वो घूमते रहे। जैसे कि पुणे और मुंबई महाराष्ट्र में है, ग्वालियर तो मध्य प्रदेश में है, लखनऊ तो वो यूपी में है, रामपुर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, दिल्ली अपनी राजधानी है, जालंधर पंजाब में है। तो ये सारे अलग अलग राज्यों में वो घूमे संगीत सीखने के लिए। कि कोई मानो कि एक गुरु के पास सीखते तो अब वो गुरु दूसरे गुरु का सजेस्ट करते, तो वो गुरु अलग राज्य में रहते तो वहां जाकर उनके पास विनती करते और मुझे सिखाओ, तो वो उनके पास सीखते थे। तो इस तरह से पूरे भारतवर्ष में वो संगीत सीखने के लिए घूमते रहे और फिरते रहे। आगे कहते हैं, सन 1940 तक उन्होंने जिन संगीतकारों से कुछ कुछ सीखा उनमें राजा भैया पूंछ वाले, हाफिज अली खां, विश्वदेव चटर्जी, पहाड़ी सान्याल, मुश्ताक हुसैन खां आदि शामिल थे। यानी कि सन 1940 तक, यानी कि वो 18 साल के हो चुके थे तब, 11 साल की उम्र में संगीत सीखने के लिए निकले और ये 7 साल बीत चुके थे। मैंने आपको बताया 1922 में उनका जन्म हुआ था, तो 40 तक उनकी उम्र क्या होगी, 18 साल। तो 18 साल की उम्र में वो अलग अलग जगह घूमे
तो जिन जिन संगीतकारों के पास उन्होंने थोड़ा बहुत संगीत सीखा, क्योंकि हर एक इंसान पूरा ज्ञान नहीं दे सकता, तो जिनके पास सीखे उनके नाम यहाँ पर बताए। तो पहले किसके पास सीखे? तो कि राजा भैया पूछ वाले, उनसे संगीत सीखा। फिर उन्होंने किसी और के पास भेजा जिसका नाम था हाफिज अली खां। फिर उन्होंने किसी और के पास भेजा जिसका नाम था विष्णुदेव चटर्जी। फिर कोई अलग इंसान के पास भेजा जिसका नाम था पहाड़ी सान्याल। फिर उन्होंने मुश्ताक हुसैन खां, अलग अलग इंसानों के पास वो संगीत सीखने के लिए घूमते रहे। आगे कहते हैं कि जालंधर में उनकी भेंट मास्टर विनायक राव पटवर्धन से हुई, यानी कि पंजाब में, पंजाब का एक शहर है जालंधर, तो वहां पर वो एक मास्टर विनायक राव पटवर्धन नाम के एक संगीतकार थे, गायक कलाकार थे, उनसे वो मिलते हैं, उनके पास सीखते हैं। उन्होंने भीमसेन को इधर उधर भटकने की जगह सवाई गंधर्व का शिष्य बनने की सलाह दी। यानी जब पटवर्धन राव को वो मिले तो पटवर्धन राव भीमसेन जोशी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। वो जान गए थे ये बहुत ही उम्दा गायक कलाकार है, तो उन्होंने उनको एक सलाह दी, सजेशन दिया कि तुम अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग गुरुओं के पास सीखने के बजाय सवाई गंधर्व नाम के उस समय भारत के बहुत ही बड़े अच्छे गायक थे जो शास्त्रीय संगीत जानते थे, कि उनके पास जाओ और उनके शिष्य बनो, वो आपको बहुत ही अच्छा संगीत का ज्ञान देंगे। तो ये उनको सलाह मिली। अब सवाई गंधर्व कर्नाटक में भीमसेन के कस्बे गढ़ा के पास ही रहते थे। यानी कि पटवर्धन राव ने जिस गुरु का नाम दिया, इस गुरु का नाम दिया सवाई गंधर्व, कि उनके पास जाके सीखो, उनके शिष्य बनो, उनको विनती करो मुझे आप सिखाओ। तो सवाई गंधर्व कहाँ रहते थे? तो वो भी कर्नाटक में गड़ाग शहर के पास, गड़ाग नाम का जो गांव था भीमसेन जोशी जी का, उस गांव के नजदीक ही वो रहते थे। यानी कि अपने गांव से नजदीक ही अब वो सीखने जाने लगे। आगे कहते हैं अगले 5 साल भीमसेन ने उन्हीं गुरु की सेवा करने और उनसे मुख्य रूप से 3 राग तौड़ी, मुल्तानी और पुरिया सीखने में खर्च किए। यानी कि अब वो सवाई गंधर्व के पास गए और उनसे विनती की मुझे आपसे संगीत सीखना है, और किसी तरह से सवाई गंधर्व ने उनकी बात मानी, क्योंकि उनकी गायकी सुनी, उनकी संगीत के पीछे लगन देखी, ये सही तरह से संगीत सीखना चाहता है। तो सवाई गंधर्व ने पंडित भीमसेन जोशी को अपना शिष्य बनाया। और फिर अगले 5 साल यानी कि सन 41, 42, 43 और 45, 5 साल तक वो अब सवाई गंधर्व के पास ही रहे और उनसे ही सही संगीत सीखने लगे। और संगीत सीखने में भी 3 राग, मुख्य राग उनसे सीखे। संगीत के 3 राग बताए जो उनसे वो खास करके सीखे। कौन कौन से राग? तो कि तोड़ी, मुल्तानी और पुरिया। ये 3 राग सीखने के लिए पंडित भीमसेन जोशी ने अगले 5 साल तक सवाई गंधर्व के पास ही रहे। आगे कहते हैं इसके बाद उन्हें रेडियो पर गाने का अवसर मिला। यानी कि अब उनकी शिक्षा पूरी हो चुकी थी, अब वो अच्छे गायक कलाकार बन चुके थे। तो 23 और 5 साल और सीखे तो 23 साल के हो चुके थे। और फिर उनको काम मिला। कहाँ पर काम मिला? तो भारत का जो रेडियो रहता था, अब वहां पर उनको गाने का मौका मिला। 40 के दशक के शुरू में उनका पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी आ गया। दशक यानी कि 10 साल, यानी कि 40 का जो दशक था, यानी कि 41 से 50 तक, सन 1941 से सन 1950 तक के दशक में उनका पहला रिकॉर्ड भी, यानी कि उनकी भी अब गायकी रिकॉर्ड होने लगी और पूरे भारत में बिकने लगी। उनकी आवाज को भी लोग पहचानने लगे, अच्छी मानने लगे और सुनने लगे। तो उनकी आवाज भी अब रिकॉर्ड की जाती थी और बेची जाती थी। तो पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड ऐसा मानो कि आपने कभी देखा नहीं होगा कि वो एक पुराने जमानों में रिकॉर्ड एक घूमती रहती थी और बत्ती, वहां पर एक बड़ा सा माइक जैसा लगाया रहता था जिससे आवाज निकलती थी। तो जैसे अभी हम
होते हैं कि होम थिएटर बजाते हैं, तो उसी तरह से उसमें रिकॉर्ड डाली जाती थी और उसमें से आवाज बाहर आती थी, उसी को कहते हैं ग्रामोफोन। तो पहला रिकॉर्ड उनका 40 के दशक में आ गया। आगे कहते हैं कि भीमसेन जोशी उन गायकों में से एक थे जिनके गानों के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बने। यानी कि भीमसेन जोशी भारत के उन चुनिंदा यानी कि उन उम्दा गायक कलाकारों में से एक है जिनके सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बने और पूरे देश में बिके। यानी कि सबसे ज्यादा गाना किसी के रिकॉर्ड किए गए तो उनमें पंडित भीमसेन जोशी का नाम था। यानी कि बहुत सारे गाने उन्होंने गाए और पूरे देश में उनके गाने बिके। यानी कि बहुत ज्यादा गाने रिकॉर्ड उनके हुए। यानी कि भारत के अच्छे अच्छे गायक कलाकार होते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड भीमसेन जोशी के हुए। राग मियाँ की तोड़ी, शुद्ध कल्याण, पुरिया, मालकोस, दरबारी और भैरवी उनकी गायकी हमारे लिए धरोहर की तरह है। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि उनके जो गाने हैं उनमें से होता है राग मियाँ की तोड़ी, तोड़ी राग में गाया हुआ राग मियाँ, शुद्ध कल्याण, फिर पुरिया राग में गया हुआ मालकोस, दरबारी राग में गाए, भैरवी राग में गाए। तो ये अलग अलग रागों में उन्होंने जो गाना गाए, गीत गाए हैं, वो हमारे देश की धरोहर। यानी कि किसी को भैरवी राग समझना हो तो आज के समय में पंडित भीमसेन जोशी की कोई आवाज, उनका कोई गाना निकाला जाता है जो उन्होंने भैरवी राग में गाया हो तो वो सिखाया जाता है कि ऐसी आवाज होती है। इसी तरह से मानो कि किसी को पुरिया राग सीखना हो तो पुरिया राग में सबसे बेहतरीन भी आवाज उनकी थी। तोड़ी राग क्या है, मालकोस राग क्या है, उनको समझना हो तो आज के संगीतकार, आज के गायक कलाकार जो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, अगर उनको ये राग समझने हैं, सुनने हैं, तो वो पंडित भीमसेन जोशी के गाने सुनते हैं क्योंकि वो सबसे बेहतरीन आवाज उन रागों में है। आगे कहते हैं भीमसेन जोशी ने पिया मिलन की आस, पानी भरेरी कौन अलबेरी नार और पिय बिन नाही आवत चैन जैसी ठुमरियों को भी अपनी आवाज से नई ऊंचाई प्रदान की। यानी उस समय के फिल्मों में, जैसे अभी फिल्म बनते उसमें गाने होते हैं, तो उस समय के फिल्मों में ठुमरी नाम के राग में अलग अलग गाने गवाए जाते थे। तो पंडित भीमसेन जोशी ने उसमें 3 अलग अलग गीत गाए जो आज पूरे देश में प्रसिद्ध है और बहुत ही अच्छे उनकी प्रशंसा की जाती है। कौन कौन से गीत? तो कि पिया मिलन की आस, आस यानी कि पिया मिलने की आस, एक आशा कि मुझे मिलेंगे। पानी भरेरी कौन अलबेरी नार, कि पानी भर के आ रही कोई कोई नारी, स्त्री, तो उसके लिए गीत गाया जो। और पिय बिन नाही आवत चैन, तो ये 3 उन्होंने जो ठुमरी गाई है जो आज पूरे देश में प्रसिद्ध है और वो बहुत ही ज्यादा प्रशंसा पाई हुई गीत है। आगे कहते हैं संगीत के अलावा भी पंडित जोशी ने जिंदगी में खूब रस लेकर जिया। यानी कि सिर्फ संगीत ही नहीं, एक खुश मिजाज इंसान थे कि जब भी संगीत से वो समय मिलता तो हंसी खुशी या घूमना फिरना या खाना पीना भी उनका शौक रहा होगा। यानी कि बहुत ही एक उम्दा और प्रशंसनीय इंसान कि एक ही चीज करते रहे वैसा नहीं, वो दूसरे से घुलते मिलते थे और घूमते फिरते भी थे। यानी कि एक खुश मिजाज इंसान थे। उम्दा कद काठी के और सुंदर तो वो थे। यानी कि उनका शरीर कैसा था? तो क्या हाइट बॉडी उनकी बहुत अच्छी थी, उम्दा कद काठी यानी कि हाइट और बॉडी अच्छी थी और दिखने भी वो बहुत सुंदर थे, हैंडसम थे। आगे कहते कार चलाने का भी उन्हें शौक था। यानी कि उनका एक संगीत तो शौक था ही, उसके बाद वो सबसे ज्यादा पसंद करते थे तो वो कार चलाना, वो उनकी हॉबी थी, कार चलाना, वो उनको शौक था कि वो अच्छी कार भी चला लेते थे। आगे कहते 2008 में भारत रत्न सहित तमाम सम्मानों से सम्मानित किए गए। देखो पंडित भीमसेन जोशी को कई सारे पुरस्कार मिले हैं, देश में और विदेश में भी।
और भारत देश का सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाता है भारत रत्न, जो कई लोगों में से, करोड़ों लोगों में से किसी एक को मिलता है, जिसकी शुरुआत सन 1952 में हुई थी। सबसे पहला भारत रत्न किसी को अवार्ड दिया गया तो जिसके नाम से हम टीचर्स डे मनाते, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे सेकंड प्रेसिडेंट, उनको सबसे पहला राष्ट्रपति अवार्ड, राष्ट्रपति के हाथ से भारत रत्न सम्मान दिया गया। ये भारत रत्न सम्मान कौन देता है? तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होते हैं वो देते हैं। और कई लोगों में से, करोड़ों लोगों में से किसी का जीवन ऐसा हो जो किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम हो, तब जाके वो अवार्ड दिया जाता है। जैसे कि हमारे पहले के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनको भी भारत रत्न सम्मान मिला था, और भी कई सारे हस्तियां। लेकिन बहुत बड़ा नाम हो ना तब मिलता है, किसी अरे गेरे को भारत रत्न सम्मान मिलता नहीं, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो। इससे बड़ा पुरस्कार हमारे देश में दिया जाता नहीं। तो हमारे देश के जो अच्छे लोग होते हैं, बहुत ही अच्छे लोग, उनमें से भी कोई बहुत अच्छा हो तो उनको ये सम्मान मिलता है। तो संगीत में उन्होंने जो काम किया है तो उसके वजह से उनको भारत रत्न सम्मान मिला। कब मिला? 2008 में, वो याद रखना। आगे कहते हैं, आधी सदी तक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया पर राज करने वाली गुरु गंभीर आवाज 2011 में सदा के लिए चुप हो गई। यानी आधी सदी, सदी यानी कि 100 साल, आधी कर दो तो 50 साल, यानी कि 50 सालों तक पूरे भारत देश में शास्त्रीय संगीत में किसी का सबसे बड़ा नाम माना जाता तो वो था पंडित भीमसेन जोशी का। और अपने आवाज से कई सारे लोगों को अपने दीवाना बनाने वाले पंडित भीमसेन जोशी 2011 में चुप हो गए, यानी कि 2011 में उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। 2011 में वो चल बसे। संगीत की सभाओं में अब वह दबंग आवाज नहीं सुनाई देती। यानी कि आज भी कई सारी संगीत की सभाएं होती है, कई सारे ऐसे संगीत के फंक्शन होते हैं, लेकिन जो पंडित भीमसेन जोशी की दबंग आवाज थी, दबंग यानी कि जो निडर हो, किसी से डरता ना हो। जैसे कि होते हैं ना कि आपको कोई सब्जेक्ट दिया जाए, उसके विषय पे आप बोलना शुरू करो तो हम ठीक से बोल नहीं पाते, क्यों? डर लगता है, कोई मेरी गलती हो जाएगी तो, मेरी गलती निकालेगी तो पंडित भीमसेन जोशी को अपनी गायकी पर इतना भरोसा था कि मैं जो गा रहा हूँ मेरी गलती उसमें कोई निकाल सकता नहीं। इसलिए उनकी आवाज हमेशा संगीत की सभा में कैसे रहती थी? दबंग, निडर, कि मैं जो गा रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है, कोई उसमें गलती निकाल सकता नहीं। लेकिन अब वो आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि 2011 में उनका देहांत हो गया। तो उनके देहांत के बाद अगर कोई संगीत की सभा होती तो वो तो वहां पर होगे नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि अब संगीत की सभा में वो आवाज, दबंग आवाज सुनाई नहीं देती, जो पूरी गहराई के साथ तीनों सप्तकों में अनायास आवागमन कर लेती है। यानी कि जो अनायासी, यानी कि पूरी गहराई के साथ, यानी कि वो संगीत जब गाते थे तो पूरी गहराई के साथ, पूरी समझ के साथ और पूरी तन्मयता के साथ, इतनी गहराई से और अच्छी तरह से वो गाते थे। और इसीलिए यहाँ पर जैसे कि तीनों सप्तकों में, यानी कि आकाश और हर जगह पर उनकी आवाज पूरी गूंजती रहती थी। और अनायासी, यानी कि इसमें कोई मेहनत करनी रहती नहीं थी, वो अपने आप ही उनकी मीठी आवाज गूंजती रहती थी, ऐसा कहते हैं। आगे कहते, आज भी जब भी किसी टीवी चैनल पर मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, गीत की शुरुआत करते भीमसेन जोशी दिख जाते हैं। तो उनकी भाव मुद्रा और धीर गंभीर स्वर सुनकर दर्शक श्रोता झूमने और को विवश हो जाते हैं। यानी कि आज भी आप कभी टीवी पर या यूट्यूब पे एक गीत सर्च करो, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो उस गीत की शुरुआत में हाथ में वीणा लेकर पंडित भीमसेन जोशी दिखेंगे, और भी कई सारे कलाकार उनमें दिखेंगे, लेकिन शुरुआत करते हुए
पंडित भीमसेन जोशी दिखेंगे, तब आप उनकी आवाज सुन पाओगे। अगर ये गाना सर्च करो यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा। और इसीलिए यहाँ कर कहते हैं उनकी भाव मुद्रा, उनका चेहरा कैसा था कि धीर और गंभीर, यानी कि वो जब गाना गाते थे तो हंसी मजाक नहीं, गंभीरता से गाते थे, जिसकी आवाज सुनकर सभी श्रोता, सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर झूमने को, यानी कि अपने आप ही वो नाचने गाने लगते, उनकी आवाज इतनी अच्छी और मीठी थी। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अब मैं आपको इसके एक्सरसाइज समझा देता हूँ, आंसर की मैं आपको बाद में भेज दूंगा।